डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग जो बायोलॉजी सीरीज यानी बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि पहले से कहीं न कहीं आया हुआ है। खासकर आप सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। लगभग 100 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन निश्चित रूप से आता ही आता है और बायोलॉजी के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जैसे अगर कोई पीसीएस का क्वेश्चन है वो पहले आया हुआ तो आरओ एआरओ में नेक्स्ट ईयर आएगा ही आएगा। यूपी पीसीएस में आया तो बीपीएससी में आएगा, या बीपीएससी में आया हुआ तो यूपी पीसीएस में आएगा। लेखपाल में आ जाएगा, ग्रुप डी में आ जाएगा। तो जितने क्वेश्चन हैं ये बार-बार रिपीट होते रहते हैं। उन्हीं को मैंने कलेक्ट किया हुआ है जो बार-बार रिपीट होते हैं। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको 1 या 2 बार देख लिया जाए और वन लाइनर के रूप में है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और एक-एक नंबर परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में 300 क्वेश्चन देख लिए हैं। पहला है बिब्लियोमेट्री क्या है? तो बिब्लियोमेट्री, अब यहाँ मेट्री लगा हुआ है, लॉजी होता है, वहाँ स्टडी होता है, मेट्री है, तो यह टूल्स है। तो यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक टूल है, कैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज करेंगे। डीसीओ या गहरी वेधशाला क्या है? यह पृथ्वी पर जो कार्बन की भूमिका है उसे बाहर निकलने के लिए एक ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम है। ये ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम किया जा रहा है, इससे हम लोग जिससे कि कार्बन का जो भूमिका है या कार्बन का रोल है हमारी लाइफ में, उसे कैसे हम कम से कम कर सकते हैं। हड्डियों में क्या उपस्थित होता है? तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फेट सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है। सिरका में क्या पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरका में एस्टिक एसिड पाया जाता है। दूध क्यों खट्टा होता है या खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अब हम यही बता दें, एप्पल जो सेब होता है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। फलों के पकने का मेन रीजन क्या होता है? जो फल होते हैं वह नेचुरली रूप से जो पौधों पे जब पेड़ या पौधों पे होते हैं तो यह एथिलीन गैस के कारण पकते हैं। लेकिन अगर ये आर्टिफिशियली देखा जाए तो आर्टिफिशियली ये एसिटिलीन गैस के कारण पकते हैं। अब एसिटिलीन गैस आता कहाँ से है? या तो हम डायरेक्ट एसिटिलीन गैस कहीं से ला के उस चैम्बर में डाल दें तो फल पक जाएगा, या फिर पहले जो कार्बाइड होता था, कैल्शियम कार्बाइड, तो कार्बाइड रख के हम लोग पकाते थे। अगर गाँव में कोई रहा हो तो जब पहले केला पकाते थे, आम पकाते थे, तो कार्बाइड को तोड़-तोड़ के कागज़ में रख देते थे। तो जब वो कार्बाइड जो नमी है एनवायरनमेंट का उससे जब रिएक्ट करता था तो एसिटिलीन बनती थी। उसी से एसिटिलीन गैस निकलता है। फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? ये एनीमिया होती है, यानी खून की कमी हो जाती है। बर्ड फ्लू का कारण क्या है? तो बर्ड फ्लू का कारण है H5N1 वायरस, यानी बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 वायरस की कमी से होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो उप शाखाएं हैं, जैसे बायोलॉजी है, उसके कौन-कौन से ब्रांचेस हैं, उसमें क्या स्टडी किया जाता है, क्या देखा जाता है, तो उसको हम लोग देख लें। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीव विज्ञान में जंतु एवं वनस्पति यानी दोनों में जीव पाया जाता है, लाइफ दोनों में पाई जाती है, जंतु हो या वनस्पति हो, दोनों का हम लोग अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? तो जंतु विज्ञान में जो जंतुएं होती हैं, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, उनका हम अध्ययन करते हैं, वो जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन होता है। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स के अंदर करते हैं और जेनेटिक्स के फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी। जीवाश्म का अध्ययन किसमें करते हैं? तो पैलियोबायोलॉजी जो होता है उसमें जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, या पैलियोंटोलॉजी भी इसे कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन। फूलों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों का अध्ययन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इससे पहले 2 से अधिक पेपर में आए हुए हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन, यानी जो हमारा ब्रेन है उसके अलग अलग जो पार्ट हैं वो कैसे एक्टिव रहता है, कैसे काम करता है। अगर कोई पागल हो गया या विक्षिप्त हो गया तो उसका अध्ययन ऑब्वियस सी बात है करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? इसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं। घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। विभिन्न प्रकार के पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन जो होता है वो पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जो पॉलन ग्रेन या परागकण होते हैं फूलों के, उनका अध्ययन हम लोग पैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। कीटों का अध्ययन जो होता है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं और मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर में कहते हैं। अब यहाँ पे एक मछली का अध्ययन होता है, एक मछली पालन का अध्ययन होता है, यानी मछलियों को कैसे पालते हैं, कौन-कौन सी ब्रीड यूज करते हैं, ठीक है, कौन-कौन से क्या उसकी क्वालिटी होती है, तो इसको पिसीकल्चर कहते हैं। पिसीज इसका जो फाइलम है उसी का बेसिस पे इसको पिसीकल्चर कहते हैं। लेकिन जब मछलियों का अध्ययन किया जाता है, खुद यानी मछली है,
मछली को हमने लिया, मछली को काटा या उसका ऊपरी आवरण का को चेक किया, उसका रिसर्च किया या उसको काटने के बाद जो होता है उसका टेस्ट किया और सारी चीज़ की, तो इसको इक्थियोलॉजी कहेंगे। तो पिसीकल्चर और इक्थियोलॉजी में क्लियर कट डिफरेंस है। मछली पालन जो होता है यानी मछली को पालते कैसे हैं वो पिसीकल्चर हो जाएगा, और मछली का अध्ययन करते हैं यानी उसका इंटरनल या एक्सटर्नल स्टडी करते हैं तो वो इक्थियोलॉजी हो जाएगा। परजीवी जीवों का अध्ययन किसमें करते हैं तो पैरासिटोलॉजी, यानी परजीवी जो होते हैं यानी पैरासाइट कहते हैं, उनका अध्ययन पैरासिटोलॉजी में कहा जाता है। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन इसको मलाइकोलॉजी कहा जाता है। मोलस्का जैसे घोंघा होता है, ठीक है, इनको मलाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का अध्ययन जो होता है इकोलॉजी कहते हैं, और इकोलॉजी जो टर्म था इसको अर्नेस्ट हेकल ने दिया हुआ था। जो सजीव है यानी हम हैं, हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण यानी हमारा पर्यावरण है उसका प्रभाव मेरे पे क्या पड़ रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको इकोलॉजी कहेंगे। जननांकिकी या जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन क्या होता है, यह डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी, अब डेमोग्राफी जैसे जननांकिकी, कितने ह्यूमन बींग्स हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, वो एजुकेशन लेवल यानी जो हम लोग पॉपुलेशन सर्वे आता है यानी जो पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या का गणना जो होता है, इसको डेमोग्राफी ही कहेंगे। कौन कहाँ रहता है, कितने लोग किस एरिया में पाए जाते हैं, यह डेमोग्राफी का पार्ट है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाएगा, यानी वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। इथनोलॉजी, इथनोलॉजी जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं उनका वैज्ञानिक विवरण है या उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसको इथनोलॉजी कहते हैं। किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन यानी किसी कल्चर का अध्ययन जो होता है एथनोग्राफी कहते हैं। वहां एथनोलॉजी है, वो उनका वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। कल्चर का अलग अलग कल्चर का तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यहाँ क्या है, एक संस्कृति लेते हैं, एक कल्चर लेते हैं, उसको जब अध्ययन करते हैं तो उसको एथनोग्राफी कहेंगे। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, यहाँ इथोलॉजी है, हर जगह इथो है, तो इथोलॉजी यानी अब कोई यानी हमारा अध्ययन हो गया या कोई जंतु है उसका व्यवहार क्या है, किस तरह से बिहेव करता है, तो वो इथोलॉजी में आएगा। इथिक्स जो होता है नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग किया था। बायोनिक्स जो है यह जैविक जगत यानी जो लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे वो कार्य करता है, क्या उसका गुण है, क्या ढंग है, इस तरह से जो अध्ययन होता है वो बायोनिक्स कहलाता है। बायोनॉमिक्स जैसे इकोनॉमिक्स है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है, यानी जो जीवधारी हैं उनका वातावरण का क्या संबंध है उसका अध्ययन जब कहेंगे तो ये बायोनॉमिक्स हो जाएगा। और बायोनॉमी जो है जीवन के नियमों का अध्ययन, बायोनॉमी लॉ ऑफ लाइफ यानी जिंदगी कैसे चलती है, यह लॉ ऑफ लाइफ है, इसको बायोनॉमी कहेंगे। बायोमेट्रिक्स का होता है गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। मेट्रिक है, मेट्री मीन्स होता है सांख्यिकी या कोई डिजिट होता है, कोई संख्या होती है, तो अब बायो में जीव विज्ञान, तब जीव विज्ञान का अध्ययन किस सांख्यिकी के साथ में। पैलिनो बाटनी, पैलियो बाटनी के अंतर्गत पादप के जीवाश्म का अध्ययन कहेंगे या पैलियोलॉजी कहेंगे। पैलियंटोलॉजी, पैलियोलॉजी ये जो होता है पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। प्रोफेसर जो बीरबल साहनी है उनको भारतीय जीवाश्म वनस्पति का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन पैलियो बाटनी जो है प्रोफेसर बीरबल साहनी को कहा जाता है। रेशम कीट का पालन, सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, एपीकल्चर नाम क्यों पड़ा है क्योंकि मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम जो है एपिस इंडिका, तो एपिस जो पहला पार्ट है उसी से एपीकल्चर कर दिया गया। पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन, यानी जो पौधे होते हैं जो फल देते हो, फूल देते हो, उनका अध्ययन हम हार्टिकल्चर के उसमें करेंगे। फ्लावर के लिए जो काम आते हैं पुष्प, सजावट के लिए जो पौधे होते हैं उनका अध्ययन हम फ्लोरिकल्चर के अंदर, फ्लावर से ऑब्वियस सी बात है हम फ्लावर जानते हैं तो उसी से फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। एपीकल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है यानी एपिस इंडिका का। फसलों की खेती जो होती है वो एग्रोनॉमी होती है। फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है। सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर कहलाती है। अंगूरों का उत्पादन व अध्ययन विटिकल्चर के अंतर्गत कहलाता है। शब्दकोश का संकलन वो लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन फिलोलॉजी, यानी भाषा कैसी है, चाहे हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, कोई भी भाषा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका इतिहास क्या रहा है, ये फिलोलॉजी के अंतर्गत आएगा।
एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आइकोनोग्राफी प्रतिमा या चित्र कलाओं का अध्ययन, यानी जब कोई फिगर है, कोई स्टेच्यू है, उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो वो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत आएगा। कीट संवर्धन जो होता है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, बीपीएससी में, यूपीपीएससी में भी आया हुआ है। वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो केंचुए के पालने का अध्ययन है, यानी केंचुए को कैसे पाला जाता है, क्योंकि केंचुआ जो होता है किसानों का मित्र कहलाता है। जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी जो है वह एज का अध्ययन है। कोई वृद्ध व्यक्ति है तो वह जब ओल्ड एज में हो जाता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसका अध्ययन कहलाता है जीरोंटोलॉजी। जेनेटिक्स जो होता है आनुवांशिकता और विचरण, यह विसरण नहीं होके विसरण नहीं है, विसरण मीन्स होता है, डिफ्यूजन मीन्स विसरण होता है, यह है विचरण यानी वेरिएशन, अपने रास्ते से भटकाव, यानी उसको वेरिएशन कहेंगे, यानी आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से संबंधित यह अध्ययन है, जो ट्यूमर्स होते हैं कैंसर में उनको ऑन्कोलॉजी के अंदर कहते हैं, और जिससे होता है उसको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। टीरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली समानताओं का अध्ययन व असमानताओं का अध्ययन, यानी जो हमारा शारीरिक विकास हो रहा है उसमें क्या क्या समानताएं हैं एक दूसरे में या क्या क्या असमानताएं हैं, उसको टेराटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षियों का अध्ययन है, ये भी कई बार आता है। पीडोलॉजी मृदा एवं मिट्टी के निर्माण का अध्ययन होता है, पीडोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ये अस्थियों का अध्ययन होता है, यानी आर्थोलॉजी या आर्थोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अस्थियों का अध्ययन कराता है। ओरोलॉजी, ये ओरो नहीं है, ओरो, OROLOGY, ओरोलॉजी जो होता है वो पर्वतों का अध्ययन कहलाता है। सीरोलॉजी जो होता है, जैसे सीरम हो गया तो वो रुधिर सीरम यानी जो ब्लड का सीरम होता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ये जियोलॉजी है। जूलॉजी अलग होता है, जियोलॉजी अलग होता है। जूलॉजी मतलब जंतुओं का अध्ययन, जियोलॉजी मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। सर्पेंटोलॉजी, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, जब सांपों का अध्ययन हम करते हैं तो उसको सर्पेंटोलॉजी कहेंगे। इक्थियोलॉजी जो होता है वो मछलियों का अध्ययन। फिलेटली, फिलेटली जो होता है वो डाक टिकट का अध्ययन। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन या जल में पादप को उगाना, यानी जब हम किसी पात्र में जल भर लेते हैं उसमें जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी वो उसको जरूरत होता है वो सारी चीज उसमें हम पानी में डाल देते हैं, जो उस पे पौधे उगाते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लिथोट्रिप्सी जो होता है वह गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ना, यानी लेजर के द्वारा जब हम गुर्दे की पथरी को तोड़ेंगे तो उसको लिथोट्रिप्सी कहेंगे। लिथो मीन्स होता है पत्थर। अब जैव विकास से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी इवोल्यूशन से रिलेटेड। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम कब हुआ था, तो यह लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। और सबसे पहले जो यूनिसेलुलर यानी एक कोश की जीव पैदा हुए थे, जिसमें सबसे पहले हुआ था नीलहरित शैवाल, यानी ब्लू ग्रीन जो एल्गी थी वह सबसे पहले इस धरती पे आया हुआ था। और ब्लू ग्रीन एल्गी ही ऐसी थी जो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके, जल का प्रयोग करके उन्हें भोजन का निर्माण किया और उससे ऑक्सीजन निकली जो एनवायरनमेंट में फैलने लगी, और इसी से फिर जीवन प्रारंभ हुआ। चार्ल्स डार्विन ने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ था और विकासवाद का भी सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। तो चार्ल्स डार्विन ने 2 चीजें, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक बुक लिखा और चार्ल्स डार्विन ने ही विकासवाद का सिद्धांत भी दिया हुआ था। जैव विकास यानी एवोल्यूशन को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, और लैमार्क ने कहा कि इससे जो कोई अंग है वो जितना ज़्यादा उपयोग होगा उसका वो बढ़ता जाएगा, उपयोग जब बढ़ेगा तो उसका डेवलपमेंट होता जाएगा, जिसका उपयोग नहीं होगा उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे अवशेषी अंग होते हैं, यानी जिनका पहले प्रयोग करता रहा आदमी करता रहा, जैसे लंबे गर्दन वाले जिराफ हो गए, ठीक है। सर्पों में जो टांग होती है वो खत्म होती गई। तो लैमार्क ने ये कहा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का इन्होंने सिद्धांत दिया, यानी जो चीज जितने भी हम यूज करते जाएंगे, उपयोग करते जाएंगे, यानी उपार्जित कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, वो वंशागति में होता रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता रहेगा। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को यानी म्यूटेशन के थियरी को ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया हुआ था। और म्यूटेशन क्या है, जब जीन के अनुक्रम में एकाएक परिवर्तन हो जाता है, जो हमारे लक्षण है
यानी किसी भी जीव में उसके लक्षण बदल जाते हैं तुरंत, तो इसी को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। यह ह्यूगो डिवरीज ने दिया हुआ था। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना वह बीडल और टैटम ने दिया हुआ था। यह 2 या 3 बार पूछा हुआ है परीक्षा में। तो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बीडल और टैटम। ओपेरान मॉडल है, ओपेरान मॉडल जैकब और मोनेड ने दिया हुआ था। विकास का मुख्य कारक क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक होता है। यानी जब नेचर किसी को खुद सेलेक्ट करती है, जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में जो जीत के आता है तो वही विकास में आगे बढ़ता है। जीव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना किस स्पष्ट क्रिया के अंतर्गत आता है? तो यह है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। यह लैमार्क ने बताया हुआ था। एक्वायर्ड यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति के अंतर्गत ही आएगा। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानव, यानी हम जो आधुनिक मनुष्य हैं, हमारे जस्ट पहले का जो मानव है, जो हमसे मिलता जुलता है, यह क्रो-मैग्नन मानव है। क्रो-मैग्नन मानव 6 फीट लंबा था, सीधे खड़ा होकर चलता था, ये आग जलाता था, फिर उसके बाद ये जानवरों को मारकर जो उसका खोल होता था उसको सिलता था, उसको पहनता था ठंडी से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए अपने आप को। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स एक पक्षी के जैसा होता है, इसको ये सर्वपुरातन पक्षी कहेंगे। ये जुरासिक काल का था। तो जुरासिक काल का ये सबसे पुराना पक्षी है और इसको सरीसृप एवं पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है। यानी रेप्टाइल्स और जो बर्ड्स हैं इनके बीच की कड़ी, यानी उनमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे, जैसे ये डायनासोर्स वगैरह थे, और जो पक्षी होती हैं उनके भी लक्षण पाए जाते हैं। मैमथ किसका पूर्वज है? तो मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है, जो कि बहुत बड़ा होता था, हाथी जैसा होता था, अब वो लुप्त हो गया। डायनासोर्स क्या होते हैं? जो डायनासोर्स हैं वो मीसोजोइक काल के सदस्य थे और बहुत बड़े-बड़े ये रेप्टाइल्स होते थे, इनको डायनासोर्स कहा। जैव विकास के संदर्भ में सबसे पहले कौन डेवलप हुआ? तो जब विकास हुआ इस जीव का तो सबसे पहले सैलामेंडर हुए, फिर उसके बाद अजगर हुए, फिर उसके बाद कंगारू का विकास होता है। यह एक विकास का क्रम है और ये पीसीएस का एक क्वेश्चन है। इनको लगाना था सीरीज में, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद तो सबसे पहले सैलामेंडर हुए, उसके बाद अजगर हुए, फिर उसके बाद कंगारू का विकास हुआ लास्ट में। कंगारू एक मैमेलियन है जो हमारे ही ग्रुप से बिलोंग करता है और कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वर्ग की या टैक्सोनॉमी हम लोग देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की पाई जाती है, जो एक आर्थ्रोपोडा जगत का होता है। और वार्म ब्लडेड कौन होते हैं? 2 तरह के जंतु होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड या गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं, उनके शरीर का तापक्रम हमेशा एक सा होता है। इनको होम्योथर्मिक या समतापी कहेंगे। जैसे हम लोग होते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा पहनते हैं। यानी जब ठंडी आती है तो मोटे कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर इन्वायरमेंट में न जा पाए और हमें ठंड न लगे। तो हम होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी गर्म रुधिर वाले, हमको होम्योथर्मिक या समतापी कहा जाता है। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये असमतापी, यानी इनके शरीर का जो ताप है वो असम होता है, यानी हमेशा बदलता रहता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर कम हुआ तो उनके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे मछलियां हो गई, एम्फीबियन यानी जो मेढक हो गए, और रेप्टाइल्स हो गए यानी सांप वगैरह हो गए, ये छिपकली हो गई। इनके शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, ये बदलता रहता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। स्टारफिश, जिसका साइंटिफिक नेम है एस्टेरिया रूबिन्स, यह एक मछली नहीं है। फिश तो लगा हुआ लेकिन यह मछली नहीं है, यह एक इकाइनोडर्म है। जेलीफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, कैटलफिश, हैगफिश, रेजरफिश, यह मछली नहीं है। यह अलग-अलग जेलीफिश, जिसको ऑरेलिया ओबेलिया कहेंगे, यह अलग-अलग फील्ड के हैं, लेकिन ये मछलियां नहीं होती। तो ये याद रखना जरूरी है, मिलाने के लिए आता है कि जेलीफिश क्या है, मछली नहीं है। सिल्वरफिश मछली नहीं है, स्टारफिश मछली नहीं है, कैटलफिश मछली नहीं है, हैगफिश मछली नहीं है, और रेजरफिश भी मछली नहीं है। जो कैटफिश होता है और समुद्री घोड़ा होता है, यानी जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, यह एक मछली है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी यानी मैमेलियंस कौन है? तो यह ब्लू व्हेल, यानी जो व्हेल मछली है, ये स्पर्म व्हेल कहलाते हैं। जो टीथ सबसे बड़ा है, टीथ स्पर्म व्हेल, ये जो सबसे बड़ा स्तनपायी होता है इस दुनिया का। और एकेडिना और डकबिल प्लेटिपस एक ऐसा स्तनपायी है जो कि अंडा देता है। इसके अलावा और कोई स्तनपायी अंडा नहीं देता है। जितने भी स्तनपायी हैं वह बच्चा देते हैं डायरेक्ट, और वह अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, इसीलिए इसको मैमल्स कहते हैं, स्तनपायी कहते हैं, इनमें स्तन पाया जाता है।
उड़ने वाला स्तनपायी क्या है? चमगादड़ होता है, और चमगादड़ जो है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। उड़ता तो है ये, लेकिन ये स्तनपायी होता है। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को, या हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिले। और हमारे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। आपका दिन शुभ हो।